हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में एमडीकेट के तमाम ही स्टूडेंट्स के लिए 15 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है ये आने वाले नम्स के एंट्री टेस्ट और जो पीएमटीसी का जो एमडीकेट का एंट्री टेस्ट है उसके लिए ये जो 15 एमसीक्यूज़ है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो तमाम ही बच्चे जो है इस वीडियो को लाजमी आखिर तक देखें और इसमें जो भी पॉइंट्स हों और स्पेशली जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है उसको स्पेशली अच्छे से नोट डाउन करें। ये तमाम ही एमसीक्यूज़ आने वाले टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको जो है वो मदद देंगे। और अगर आप लोग नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। आगे बढ़ते हैं। ये एमडीकेट नम्स का पास पेपर 2 है। पास पेपर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इन अ सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ इज 2% एंड दैट इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द टाइम पीरियड इज 3%. Then the maximum percentage error in the determination of the acceleration due to gravity g is. So maximum percentage uncertainty बतानी है हमें g के लिए, यहाँ पर g के लिए uncertainty बतानी है। As we know that के value of g जो है ये हम सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट के ज़रिए भी मालूम कर सकते हैं अगर हमें जो है वो टाइम पीरियड गिवन हो और इसी तरह से अगर हमें लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है ये गिवन हो तो हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमें बतानी है तो उसके लिए हमें टाइम पीरियड की परसेंटेज अनसर्टेनिटी पता होनी चाहिए और लेंथ ऑफ पेंडुलम की अनसर्टेनिटी जो है ये पता होनी चाहिए। टाइम पीरियड की जो यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो है 3%। और जबकि हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम की लेंथ की है वो है 2%। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला हमारे पास है t इज़ इक्वल टू 2 पाई रेडिकल l अपॉन g। ये हमारे पास जो है ये फार्मूला है। अब हम g को सेपरेट करते हैं तो ये हमारे पास बराबर हो जाता है, ये वैल्यू हमारे पास बराबर हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास वैल्यू ऑफ g जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी कि यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये पाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास l और डिवाइड में हमारे पास t स्क्वायर। लेकिन हमें अनसर्टेनिटी मालूम करनी है तो अनसर्टेनिटी मालूम करने का फार्मूला हमारे पास होता है। अगर हम g की मालूम करेंगे तो g के हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी डेल्टा जी डिवाइडेड बाय जी मल्टीप्लाई 100। तो ये जो है हमारे पास जी की परसेंटेज निकल आएगी, अनसर्टेनिटी निकल आएगी। और इसी तरह से अगर हमने लेंथ ऑफ पेंडुलम की मालूम करनी है तो ये हमारे पास बराबर होगी डेल्टा एल डिवाइडेड में एल मल्टीप्लाई 100। और इसी तरह से t की भी हमारे पास बराबर होगी, लेकिन t के ऊपर जो चूँकि स्क्वायर लगा हुआ है लिहाजा 2 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा और डेल्टा t डिवाइडेड बाय t और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। तो अब क्या करना है हमें पता है कि हम जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं तो फिर क्या करते हैं, वैल्यू को ऐड करते हैं। अब चाहे वो मल्टीप्लाई हो रही हो डिवाइड हो रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेंथ ऑफ पेंडुलम और टाइम पीरियड ये डिवाइड में है तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ जी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो निकल जाएगी। तो हमारे पास आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो हमारे पास है ये हमारे पास बराबर है डेल्टा जी डिवाइडेड बाय जी मल्टीप्लाई 100। ये हमने मालूम करनी है और ये बराबर है हमारे पास डेल्टा एल
डिवाइडेड बाय L मल्टीप्लाई 100 प्लस 2, ये अब आएगी हमारे पास टाइम पीरियड की परसेंटेज अनसर्टेनिटी, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी और मल्टीप्लाई 100। तो हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ पेंडुलम की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी हुई है 2, और यहाँ पर ये जो है वो फार्मूले का 2, और यहाँ पर इसकी टाइम पीरियड की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो है 3। तो अब क्या करना है, हमें दोनों को प्लस कर लेना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और प्लस 6। तो इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकल आती है 8%। तो जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी सिंपल पेंडुलम के ज़रिए वैल्यू ऑफ जी की, वो होगी 8, यानी कि ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। सो नाउ एमसीक्यू आप देख सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू। रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है ये प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, क्योंकि हमें पता है कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है ये बराबर है रेडिकल 3k T डिवाइडेड बाय m। अब ये जो हमने फार्मूला बनाया है काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से बनाया है, हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है यानी कि हाफ mv², ये बराबर है 3 डिवाइडेड बाय 2k T के बराबर है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ये फार्मूला है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इस तरह भी आ सकता है ये सवाल कि जो है ये किसके प्रोपोर्शनल है, तो आपने बताना है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह भी ये सवाल बन सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 balls आर थ्रोन फ्रॉम रनिंग ट्रेन। रनिंग ट्रेन से 2 balls जो है वो फॉल हो रही हैं। बॉल ए इज़ जस्ट ड्रॉप्ड वाइल बी इज़ थ्रोन हॉरिजॉन्टली आउटवर्ड्स। विच ऑफ द 2 आर रीच द ग्राउंड अर्लियर। अब एक जो बॉल है, एक बॉल ऐसे जो है वो गिर रही है नीचे की तरफ डायरेक्ट, तो ये एक इसका पाथ कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से ये ग्राउंड के ऊपर ऐसे आ जाएगी। और दूसरी जो बॉल है वो पहले हॉरिजॉन्टली जो सफ़र है वो तय करेगी और फिर उसके बाद ये भी ग्राउंड की तरफ ये बॉल आएगी। अब आप दोनों का पाथ जो है
वो देखें, एक का जो है वो इस तरह से है, पहले हॉरिजॉन्टली और फिर उसके बाद जो है वो वर्टिकली, और एक का डायरेक्ट वर्टिकली है। तो अब यहाँ से क्लियर आप देख सकते हैं कि दोनों ग्राउंड पे तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो ये बताना है कौन सी बॉल ग्राउंड पे पहले आएगी। ठीक है, ए या फिर बी। तो यहाँ पर हम प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो वेलोसिटी होती है उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ये इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के। अब यहाँ पर ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ठीक है, जिसको हम वी एक्स कहते हैं, और ये इसका नीचे वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, जिसको हम वी वाई कहते हैं। दे बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब ये इसका सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है इसका वो ज़ीरो है, ठीक है इसका। तो अब इससे क्या मतलब कि दोनों जो है वो सेम टाइम पर सेम, ठीक है, सेम टाइम पर ग्राउंड पर गिरेंगी बॉल, ठीक है, और दोनों रीच होंगी सेम टाइम पर, ठीक है। सेम टाइम लिख देते हैं यहाँ पे, सेम टाइम, ठीक है, बिकॉज व्हाट्स द रीज़न, द रीज़न इज the both velocity vertical and horizontal velocity are independent of each other during projectile motion or during two-dimensional motion. Next MCQ, in interference pattern the energy is, interference pattern में हमारे पास जो energy होती है वो energy जो है वो कंजर्व होती है, ठीक है, कंजर्व होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अप्लाई होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक हमें पता है कि एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है बिफोर एंड आफ्टर इंटरेक्शन। यहाँ पर इंटरफेरेंस से पहले जो एनर्जी होगी वही इंटरफेरेंस पैटर्न के बाद एनर्जी जो है वो हमें मिलेगी। जैसे कि वाटर वेव होती हैं, दो वाटर वेव आपस में मिली और मिलकर अलग हो गई, तो मिलने से पहले उनकी जो एनर्जी होगी दोनों की सम अप जो एनर्जी होगा वही इंटरफेरेंस के बाद जो दोनों की एनर्जी होगी वो सेम होगी। तो ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे करती है इंटरफेरेंस पैटर्न। Now the two resistors in parallel have their resistance in the ratio 1:3. A source is connected to the combination. The ratio of heat produced in a given time by two resistor is. So यहाँ पर जो है हमारे पास ऑप्शन 3:1 ये करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? हमें पता है हीट प्रोड्यूस जो होती है रजिस्टर में वो पावर डिसिपेशन की वजह से होती है। वो पावर डिसिपेशन हमारे पास बराबर है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है वो रजिस्टर का कहा गया है, करंट का कोई जिक्र नहीं है और इसी तरह से वो पैरेलल कनेक्ट है। इट मीन्स कि वोल्टेज आर सेम, ठीक है, वोल्टेज जो होंगे हमारे पास वो सेम होंगे, वोल्टेज आर सेम इन बोथ रजिस्टर। दोनों रजिस्टर में हमारे पास जो वोल्टेज होंगे वो सेम होंगे। तो इसमें जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा हमारे पास V² डिवाइडेड बाय आर। तो V² डिवाइडेड बाय आर, अब आप देख सकते हैं जो पावर डिसिपेशन यानी कि हीट है प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, और इन्वर्सली रिलेशन है रेजिस्टर का। तो यहाँ पर R1 जो है हमारे पास R1 डिवाइडेड बाय R2 ये बराबर है 1/3 के। 1/3 जो है ये 1/3
0.3 के बराबर है। लेकिन जो पावर का जो रिलेशन होगा, ये जो पावर का रिलेशन है यहाँ पे, ये चूँकि इन्वर्सली है, सो लिहाजा R1 डिवाइडेड बाय R2 जो है ये बराबर होगा P2 डिवाइडेड बाय P1 के, इसके बराबर होगा। लेकिन हम इसको जो है वो हमने मालूम करना है रेशो ऑफ हीट। तो रेशो ऑफ हीट में हमारे पास क्या है, P1 आएगा और डिवाइड में P2 आएगा, जो कि बराबर हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाय R1 के। यहाँ पे हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 3 है, तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 3:1 के बराबर हमारे पास इसका आंसर आया है। MCQ, a book, a pile of 11 book weighing 2 Newton each is lying on a table. With what force does the table push back on the book? So यहाँ पर टेबल है, उसमें जो है हमारे पास बुक रखी हुई हैं, यहाँ पर जो है वो बुक्स रखी हुई हैं इसके ऊपर, ठीक है। और ये जो बुक्स हैं ये हमारे पास ऑलमोस्ट 11 बुक हैं, ठीक है, 11 बुक्स, ठीक है, 11 बुक्स हैं। अब इसको हम इस तरफ खींचेंगे तो ये बुक जो है वो आगे की तरफ मूव करेंगी, और एक बुक का वेट कितना है, 2, तो 11 बुक्स का वेट कितना हो जाएगा, 22 न्यूटन, ठीक है। तो टेबल को हम क्या खींचेंगे, तो इसके बुक के वज़न के बराबर जो है वो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, और वो बुक पे जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन कितने न्यूटन लगेगी, 22 न्यूटन लगेगी। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सो नेक्स्ट MCQ आप देख सकते हैं यहाँ पे, अ न्यूट्रॉन ऑफ मास m moves with a velocity of v at an angle of 60 to the direction of magnetic field. The force experienced by a neutron is, so ये magnetic field है हमारे पास, और इसमें जो है वो न्यूट्रॉन मूव कर रहा है। लेट सपोज ये न्यूट्रॉन है, ये यहाँ पर मूव करता है, तो यहाँ पे हमें बताना है जो मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर लगेगी उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, उसकी वैल्यू हमें बताना है, और ये है न्यूट्रॉन। सो एज वी नो कि जो न्यूट्रॉन होता है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जो न्यूट्रॉन है इट हैज़ नो चार्ज एंड बट इट हैज़ अ मास, इसका मास होता है लेकिन उसके ऊपर चार्ज नहीं होता, और मैग्नेटिक फील्ड उसी को डिफ्लेक्ट करेगी। मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए जो फोर्स लगेगी वो उसी चार्ज के ऊपर लगेगी जिस चार्ज के ऊपर कोई जो है वो साइन है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, उसके ऊपर कोई साइन नहीं है चार्ज का, लिहाजा इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी। सो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, 0 जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। नेक्स्ट MCQ आप देख सकते हैं, द यूरेनियम ऑफ एटम 238 इमिट्स अल्फा पार्टिकल become thorium, which emits beta particle and become protactium. What is the atomic number of protactium? Protactium का जो atomic number होता है वो हमें बताना है। तो यूरेनियम में से जब हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो इमिट होगा, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा, तो जो यूरेनियम है ये हमारे पास बच जाएगा 234, इसका मास बचेगा, और नंबर जो है इसका 90 हो जाएगा। तो फिर
इस फिनोमेना को हम न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं कि जब एक एलिमेंट जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट दूसरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पे यूरेनियम जो है वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा थोरियम के अंदर। ठीक है, थोरियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि थोरियम का जो मास है वो 234 हो जाएगा और इसका जो नंबर होता है वो 90 होता है। फिर ये भी इमिट करेगा बीटा पार्टिकल। सो बीटा जो है वो इमिट होगा, तो फिर इसमें से जो एटम बनेगा हमारे पास वो होगा प्रोटैक्टियम, और प्रोटैक्टियम का जो मास होता है वो होता है 234 और उसका जो नंबर होता है वो 91 होता है। अब बीटा जब निकलता है तो क्या होता है कि एक जो न्यूट्रॉन है ये इमिट होता है, इलेक्ट्रॉन सॉरी जो है ये इमिट होता है, लेकिन जो हमारे पास एलिमेंट होता है इस में हमारे पास 1 एटॉमिक नंबर ऐड हो जाता है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। और जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है इसको सस्टेन रखने के लिए जो है ये हमारे पास एक प्रोटॉन जो है वो ऐड हो जाता है एलिमेंट के अंदर। तो 90 से हमारे पास 91 हो जाएगा जब जो है वो बीटा निकलेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो जाएगा। और अल्फ़ा हमें पता है कि इसका जो मास नंबर होता है 4 होता है और जो एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 91 इसका एटॉमिक नंबर होगा और 234 जो है ये इसका मास नंबर है। और ये याद रखें ये आइसोटॉप है प्रोटैक्टियम, और ये भी थोरियम जो है ये भी आइसोटॉप है, और यूरेनियम 238 ये भी आइसोटॉप है, 238 ये भी आइसोटॉप है। Now next MCQ, a boat is set across a river with a velocity of 8 km per hour. If the resultant velocity of boat is 10 km per hour, the river is flowing with a velocity of, let's suppose कि जो river है ये जो है वो ऐसे आगे की तरफ जो है वो फ्लो हो रहा है, ये रिवर ऐसे फ्लो हो रहा है, और जो इसके अंदर जो बोट है, ठीक है, जो बोट यहाँ पर इसके अंदर चल रही है, ठीक है, ये भी हमारे पास ये बोट जो है ये ऐसे चल रही है, इसकी डायरेक्शन यहाँ है आगे की तरफ। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि जो रिवर है इसकी वेलोसिटी भी उसकी डायरेक्शन इसी तरफ है, यानी कि जो है वो ईस्ट की तरफ, और इसकी जो बोट की जो डायरेक्शन है वो भी ईस्ट की तरफ है। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v1 हो गई और रिवर की वेलोसिटी हो गई v2। तो अब ऐसे में जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर हम फाइंड करते हैं, लेकिन बाय एडिशन ऑफ वेक्टर मेथड के ज़रिए। सो एडिशन ऑफ वेक्टर मेथड अगर हम देखेंगे तो उसमें रिजल्टेंट हमारे पास बराबर होता है a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास ये v1 है और ये है v2, और रिजल्टेंट है हमारे पास यहाँ पर v, और यहाँ पर ये हमारे पास 10 हो गया, और ये है हमारे पास 8, और ये हमें v2 मालूम करना है। तो 10 को माइनस करेंगे 8 में से, या 8 माइनस होंगे 10 में से, तो हमारे पास 2 बचेंगे। तो v2 हमारे पास कितना हो गया, इज इक्वल टू 2 हमारे पास ये रिवर की वेलोसिटी निकल गई है जो कि सेम डायरेक्शन में है, बोट की डायरेक्शन में है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, यंग डबल स्लिट सेटअप फॉर इंटरफेरेंस इज शिफ्टेड फ्रॉम वाटर टू एयर देन फ्रिंज विड्थ विल बी। सो जो फ्रिंज विड्थ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। जो फ्रिंज हमारे पास विड्थ होती है, फ्रिंज विड्थ को हम डेल्टा वाई से भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स से भी लिख सकते हैं। ये प्रोपोर्शनल है हमारे पास वेवलेंथ के। जितनी हमारे पास ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी हमारे पास जो है वो फ्रिंज विड्थ हमें मिलेगी।
अब इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट हो रहा है वाटर से एयर के अंदर। तो एयर में हमारे पास जो वेवलेंथ होती है वेव की वो ज़्यादा होती है, और जो हमारे पास वाटर है इसमें वेवलेंथ जो है वो कम होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास ज़्यादा होती है वेवलेंथ, ग्रेटर वेवलेंथ, और ये हमारे पास जो होती है वो होती है स्मॉलर वेवलेंथ होती है वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर के अंदर जो वेवलेंथ है उसकी वेवलेंथ कम होती है तो उसकी स्पीड भी जो है वो कम हो जाती है वेव की, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जो वेव की स्पीड है वो कम होती है, तो जिसकी वजह से वेवलेंथ जो है ये कम हो जाती है। तो अब जो है ये वेवलेंथ क्या होगी, वाटर से एयर में आ रही है, तो वाटर में कम है और एयर में ज़्यादा है, तो वेवलेंथ हमारे पास जब इंक्रीज़ होगी, ठीक है, वेवलेंथ हमारे पास जब बढ़ेगी तो जो हमारे पास फ्रिंज विड्थ है ये भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये भी हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, इंक्रीज़। लेकिन याद रखें अगर ये एयर टू वाटर होता, यही सवाल अगर हमारे पास होता एयर टू वाटर, ठीक है, कि जो हमारे पास वेव है ये जो है वो एयर टू वाटर जो है वो मूव कर रही है, तो हमारे पास फ्रिंज विड्थ क्या होगी, तो फिर ऐसी कंडीशन में हमारा फ्रिंज विड्थ जो है वो डिक्रीज हमें मिलेगी। ठीक है, डिक्रीजेस फ्रिंज विड्थ डेल्टा वाई, फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट वेव्स हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी लाइट वेव जो है उसकी वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है, ब्लू, रेड, वायलेट, अल्ट्रा वायलेट। सो जो रेड लाइट होती है इसकी वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होती है, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ जो है उसका स्पेक्ट्रम देखें या फिर ईएम स्पेक्ट्रम देखें तो उसमें हमारे पास जो विजिबल रीजन होता है, लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास एक विजिबल रीजन है जो कि हमारे पास स्टार्ट होता है वायलेट से, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास विजिबल रीजन है। उसके बाद हमारे पास इंफ्रारेड रीजन आता है, ये हमारे पास होता है इंफ्रारेड, और फिर उसके बाद हमारे पास होता है माइक्रोवेव, ठीक है, और फिर उसके बाद रेडियो वेव। इसी तरह से वायलेट के आगे अगर हम देखें तो ये हमारे पास यूवी रीजन होता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है, और उसके बाद हमारे पास एक्स रेज होता है, और उसके बाद हमारे पास आता है गामा रेज, ठीक है, गामा रेज जो है वो आखिर में आता है हमारे पास। तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो वायलेट की जो वेवलेंथ होती है ये स्मॉलर होती है, ठीक है, और हम जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे इसकी वेवलेंथ जो है वो ग्रेटर होती जाएगी, ठीक है, ऐसे ग्रेटर होगी, ये ग्रेटर होगी। तो जो इंडिगो है इसकी फिर ग्रेटर होगी, ब्लू की वायलेट से और ज़्यादा जो है वो ग्रेटर होगी, और रेड जो है यहाँ पर इसकी जो है वो वेवलेंथ ग्रेटर होगी सबसे ज़्यादा, इन तमाम विजिबल लाइट में सबसे ज़्यादा। उसके बाद फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और इस तरह से रेडियो वेव की सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका ऑप्शन बी है। इसी तरह से पूछा जाता है वायलेट जो है, अल्ट्रा वायलेट और ये जो वायलेट है विजिबल रीजन के अंदर, इन दोनों का रिलेशन पूछा जाता है कि इन दोनों में से किसकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है।
तो फिर हम वायलेट के ऊपर लगाते हैं, या कम पूछी जाती है तो अल्ट्रा वायलेट के ऊपर लगाते हैं। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी का याद रखें कि फ्रीक्वेंसी जो है वो ऐसे डिक्रीज़ होगी, वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है, ग्रेटर हो रही है, तो फिर जो फ्रीक्वेंसी है ये डिक्रीज़ होगी इस तरह से, इस ऑर्डर में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होगी डिक्रीज़ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसी तरह से एनर्जी भी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों डिक्रीज़ होंगी ऐसे। Next MCQ, a particle executing one dimensional motion finally comes to rest. What will be the angle between acceleration and displacement during the motion? During the motion अब हमने बताना है कि जो एंगल है दोनों के दरमियान वो क्या है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है वो अगर आगे की तरफ जा रही है तो इसका एक्सेलरेशन जो है ये पॉजिटिव होता है अगर स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन जैसे ही वो अगर रेस्ट की तरफ आएगी, ठीक है, अगर वो रेस्ट की तरफ आएगी तो उसकी स्पीड होगी डिक्रीज़, वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी जो है उसकी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर उसकी डिक्रीज़ होगी तो जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो रिटार्डेशन होगा, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन यहाँ पे आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका कंटिन्यू है उसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मोशन की ही डायरेक्शन में होगा, सिर्फ जो एक्सेलरेशन होगा ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है वेलोसिटी के डिक्रीज़ होने की वजह से, ठीक है, डिक्रीज़ होने की वजह से। तो अब आप देख सकते हैं एंगल दोनों के दरमियान कितना हो रहा है, 180 एंगल हो रहा है। और 180 एंगल हम किससे डिनोट करते हैं, पाई से डिनोट करते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल। सो अल्फ़ा पार्टिकल डबली चार्ज है हमारे पास, डबली चार्ज यानी कि DQ भी हम इसको कह सकते हैं। तो 2 को चार्ज से आप मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 ये चार्ज की वैल्यू है हमारे पास। तो हमारे पास ऑलमोस्ट जवाब आएगा ऑप्शन बी 3.18 10 टू पावर -19, और 3.2 भी हो सकता है, ये हमारे पास 3.2 भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, वो भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट MCQ, बट ये आपने ख़ुद सॉल्व करना है और इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। बहुत आसान है। पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड v, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी आफ्टर इट हैज़ द डिज़ाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सिर्फ इसमें बताया जा रहा है कि पार्टिकल जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये चेंज होगी, ठीक है, और जो उसमें एंगल बनेगा ये 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो ये हमारे पास v1 है और ये हमारे पास v2 है। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी हुई है ये हमें बतानी है कितनी होगी। ऑप्शन 4 आपको दिए हुए हैं, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। सो उम्मीद करता हूँ ये तमाम ही सवाल आपको समझ में आए होंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी इसमें क्वेश्चन हो या डाउट हो तो ज़रूर सवाल करें और अपना ख्याल रखें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जो है वो करते रहें। अपना ख्याल रखें। मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।